नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लेंगे शपथ। समारोह में सीएम धामी रहेंगे मौजूद। दोपहर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लेंगे हिस्सा। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव। कांग्रेस विधायक ने किया जीत का दावा। कहा, बाबा केदारनाथ का जरूर मिलेगा आशीर्वाद। मसूरी में गिरासू भवनों पर चलेगा प्रशासन का पीला पंजा। 19 भवनों को किया जाएगा ध्वस्त। नगरपालिका ने 7 दिन पहले नोटिस देकर दिए थे निर्देश। मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग तेज। देहरादून में 24 अक्टूबर को यूकेडी निकालेगा तांडव रैली। क्षेत्रीय संगठन भी सरकार को चेताने के लिए होंगे शामिल। प्रदेश में भूमाफियों पर कसा जाएगा शिकंजा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दिए जांच के निर्देश। जमीन का गलत इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के सीएम धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ लेने के तुरंत बाद एनडीए गुरुवार को चंडीगढ़ में गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खाने में थूकने और गंदगी फैलाने वाले लोगों को लेकर के धामी सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। धामी सरकार ने जारी की डिटेल गाइडलाइंस। खाद्य पदार्थों में गंदगी और थूक मिलाने वालों पर 1 लाख तक का जुर्माना। फोटो पहचान पत्र के साथ ग्लव्स पहनना भी होगा जरूरी। मीट विक्रेताओं के लिए हलाल या झटका का उल्लेख करना भी होगा जरूरी। राज्य में हाल ही के दिनों में खाने में थूकने की कई घटनाएं सामने आने के बाद सीएम धामी ने लिया फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, खाने में थूकने और गंदगी फैलाने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। रोजाना एक न एक वीडियो सामने ऐसा आ ही जाता है और इसको लेकर के अब उत्तराखंड सरकार जो है वो एक्शन मोड पर दिख रही है। पुष्कर सिंह धामी ने गाइडलाइन भी जारी की है। क्या कुछ इस गाइडलाइन के अंतर्गत? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लगातार जैसे पहले लैंड जिहाद के मामले सामने आए, फिर लव जिहाद के मामले सामने आए, ऐसे में अब नया जिहाद जिसे थूक जिहाद कहा जा रहा है, ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार मामले सामने आ रहे थे उसको लेकर जनता के बीच तो आक्रोश था ही, लेकिन अब सरकार भी इस पर सख्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर धन सिंह रावत, उनके निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव और खाद्य आयुक्त ये जो है कार्रवाई कर रहे हैं और इन्होंने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा के जो मानक हैं उनको नहीं तोड़ेगा, उनका उल्लंघन नहीं करेगा। यानी कि खाद्य सुरक्षा जो खाद्य मानक एवं सुरक्षा नियम 2006 है
उसका उल्लंघन नहीं करेगा। अगर उसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और अलग से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसमें 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का प्रावधान रखा गया है कि अगर खाने में मिलावट करते हुए पकड़े गए या थूकते हुए पकड़े गए तो इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए अलग से एसओपी जारी भी कर दी गई है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपस में हेड गियर पहनकर, मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर ही खाने को परोसे। और इसके साथ ही साथ जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं और जो एक आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी दिया जाए। और साफ तौर पर मीट कारोबारियों को तो साफ तौर पर सलाह दी गई है कि किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन न करे। और साफ तौर पर हलाल है या झटका है इसका भी जो है प्रावधान उसमें रखा गया है। और इसके साथ ही साथ चाहे वो ढाबा संचालक हो या फिर रेस्टोरेंट संचालक हो, अगर वो मीट बनाता है तो इस चीज का भी उसमें नियम रखा गया है कि बताना पड़ेगा कि वो हलाल का है या झटके का है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब सख्त निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर खूब जमकर भी राजनीति हुई है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है सारे मुद्दों को एक साइड करके सिर्फ सूख जिहाद पर फोकस कर रही है। हालांकि भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो उत्तराखंड के नहीं है, उत्तराखंड से बाहर रहने वाले हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर आके व्यापार करते हैं और वो ऐसी घटनाओं को घटित करते हैं। तो ऐसे में जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनको सामने आकर जो बाहर से आए व्यक्ति हैं उनको यहाँ से भगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर धामी सरकार सख्त है, स्वास्थ्य मंत्री भी इस पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव और जो माफ कीजिएगा खाद्य आयुक्त हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर अब एक्शन ले रहे हैं। जी स्मित। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार से केदारनाथ की जनता बेहद पीड़ित है और जिस तरह का भ्रष्टाचार और समस्याओं का अंबार भाजपा की डबल इंजन सरकार में लगा है उसका परिणाम आगामी केदारनाथ चुनाव में भी देखने को मिलेगा। यहीं से कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा जब बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह 4 धाम यात्राओं में व्यवस्थाएं हैं और उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है, उसका जवाब आगामी केदारनाथ चुनाव में जनता अवश्य देगी। सम्मानित कांग्रेस के विधायक है और केदारनाथ चुनाव के बाद 21 हो जाएंगे, ऐसा हमारा कहना नहीं है। वहां की जो महान जनता है केदारनाथ की, जो त्रस्त हो चुकी है, 4 धाम यात्रा वहां पे बहुत बड़ी कार्य करती है उन लोगों की आजीविका के लिए। और अव्यवस्थाओं का जो अंबार 4 धाम यात्रा का है उससे वहां पे आम व्यक्ति में बहुत रोष है और जिसकी वजह से कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान होने की बिल्कुल आशंका है। और अभी ऑब्जर्वर नियुक्त हुए, अब वो अपनी जो भी रिपोर्ट होगी वो सबमिट करेंगे, उसके बाद टिकट डिक्लेयर होगा। एकजुट होकर कांग्रेस लड़ाएगी और अवश्य केदारनाथ की सीट कांग्रेस जीतेगी और यही सीढ़ी होगी केदारनाथ सीट। जब हम जीतेंगे केदार बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा कि प्रदेश में सरकार की राह आसान होगी। उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में मूल्यवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर अब आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक तांडव रैली निकालेगा। पौड़ी पहुंचे यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र पनवार ने कहा कि इसकी जानकारी यूकेडी संरक्षक ने प्रदेश में लागू हो रहे यूसीसी कानून पर सवाल उठाए और कहा कि यूसीसी लाकर सरकार मूल्यवास और भू कानून को खत्म कर देगी। यूकेडी संरक्षक ने कहा कि प्रदेश की जनता के हक की लड़ाई यूकेडी तांडव रैली आयोजित कर लड़ने जा रही है। इसमें कई क्षेत्रीय संगठन भी सरकार को चेताने के लिए इस रैली में शामिल होंगे। देखिए, ये जो रैली 24 तारीख को हुआ है ये उत्तराखंड क्रांति दल के भविष्य को तय करेगी और उत्तराखंड की जन भावनाओं पे खरी उतरने की कोशिश करेगी। और ये रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होगी। पूरा पहाड़ गर्म हो रहा है क्योंकि ये मूल निवास का जो सवाल है, भू कानून का जो सवाल है, पूर्णकालिक राजधानी का जो सवाल है, परिसंपत्तियों का जो सवाल है, वो पहाड़ की जनता 24 साल में अब जान चुकी है कि हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है, स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है, पहाड़ को बर्बाद करने की साजिश है। इसलिए लोग लामबंद हो रहे हैं और 24 तारीख को तमाम पूरे पहाड़ से लोग आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इसमें नहीं बोल सकती, उसका कारण कि जो बाहर के लोग हैं, 60 लाख आदमी यहाँ आ गए हैं, उनका वोट पर कांग्रेस की निगाह है, भाजपा की निगाह है। भाजपा कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी इसको।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुमाऊं मंडल के अंदर भूमाफियों के ऊपर मुख्यमंत्री के सचिव एवं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत नकेल कसने जा रहे हैं। हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने कहा कि ऐसी जमीनें जो बाहरी लोगों ने खरीदी हैं, यदि वह उसका सही समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर जमीन का गलत प्रयोग पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाहरी व्यक्तियों द्वारा 250 वर्ग मीटर से कम जमीन लेने पर अनुमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसी तरह से कई जमीन खरीदी गई हैं जो एक व्यक्ति ने अलग अलग लोगों के नाम से ली हैं। उसकी कुछ जानकारी प्रशासन को मिली है जिसकी जांच की जाएगी। कई बड़े लोगों द्वारा जमीनें प्रशासन की अनुमति से कृषि उद्योग और बागवानी के लिए ली गई थी, लेकिन उस जमीन का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जिले के डीएम को जांच करने के निर्देश दिए। देखिए, मुख्य रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि ऐसी जमीनें जो बाहरी व्यक्तियों ने ली हैं, अगर वो जिस प्रयोजन के लिए हैं उसी में इस्तेमाल हो रहा है और जो उसके लिए समय सीमा दी जाती है उसके अंतर्गत हो रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी जमीनें जो मान लीजिए केवल लैंड में पार्क कर रहे हैं और उसका एक तरह से केवल निवेश कर रहे हैं, जो कि एम्प्टी इन्वेस्टमेंट है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो 250 वर्ग मीटर से कम वाली है जिसमें कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है, और एक फैमिली 250 वर्ग मीटर ले सकती है। उसमें कुछ मिसयूज के मामले हैं जहां पे कि वो एक परिवार एक ले सकता था, लेकिन वो अलग अलग नामों से 5-6 नामों से लेके उसको खरीद के फिर एक घर बना रहा है या फिर कुछ भी नहीं बना रहा है। पहला मिसयूज का तो ये कैटेगरी है। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक कर, ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मसूरी नगर पालिका परिषद अंतर्गत आने वाले 19 गिरासू भवनों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बाद नगर पालिका प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में वाटाघाट पर पालिका के स्वामित्व में आने वाले गिरासू भवन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और राधा भवन स्टेट में एक एक भवन को ध्वस्त किया गया है। इससे पहले पालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के स्वामियों को पूर्व में 7 दिन का नोटिस देकर भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 5 भवन स्वामियों ने अपने गिरासू भवनों को खुद ही ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी। 2020-21 में नगर पालिका द्वारा 19 बिल्डिंगों को चिन्हीकरण किया गया था जो गिरासू थी। उनको तब भी नोटिस दिए थे और वर्तमान में माननीय एनजीटी के निर्देश पे हमने पुनः इनको नोटिस दिए है। नोटिस 7 दिन का दिया गया था। इसमें 5 भवन स्वामियों द्वारा अपनी बिल्डिंग स्वयं गिरानी शुरू कर दी गई है। आज हमने पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई शुरू करी है। इसमें 3 भवनों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई। इसमें एक बाटाघाट में तो नगर पालिका की प्रॉपर्टी थी जो पुलिस चौकी चल रही थी, गिरासू थी, वो गिराई गई। एक राधा भवन स्टेट में था और एक तुलीमेट स्टेट में था। हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म और उसके बच्चे के साथ छेड़छाड़ के आरोपी लालकुआ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के आरोपी को कई बार राहत न देते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा है। इससे पहले भी कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र और गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में चल रही फुटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार को महेंद्र नगर और पिथौरागढ़ के बीच रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया। मैच का आरंभ दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ किया गया। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा शानदार खेल का प्रदर्शन किया गया। दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक जा पहुंचा। पेनल्टी शूटआउट में नेपाल ने पिथौरागढ़ को मात देकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फुटबॉल फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजेश
मेहरा के दिशा निर्देश में चल रही प्रतियोगिता के मुकाबले का मुख्य अतिथि अशोक सिंह फड़त्याल, विशिष्ट अतिथि व्यापार सुरेंद्र ढेक व सूरज ढेक ने मुकाबले का शुभारंभ किया। सभी अतिथियों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल भावना से खेलने को कहा। फुटबॉल संघ अध्यक्ष ब्रजेश मेहरा व बिमल मेहता ने बताया कि प्रतियोगिता में नेपाल के अलावा प्रदेश की टॉप 7 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं बड़ी संख्या में दर्शकों ने रोमांचक मुकाबले का भरपूर आनंद उठाया। अच्छा है वातावरण अच्छा है और खेलती हैं। 2-3 साल पहले आए थे, पहले साल पहले भी आई थी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस बार अब तो कम ही है, पहले की तरह नहीं है। तो बता क्यों नहीं मानते? बहुत नुकसान है खेल की वजह से, तो देश का वो पहचान नहीं है। नेपाल से आए महेंद्रनगर से अपनी टीम लेके यहाँ पे लोहाघाट में। जैसे लोहाघाट में पहली बार आया हूँ और यहाँ का जैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का एटमोसफियर जो है काफ़ी अच्छा है, टीम काफ़ी अच्छे सहयोगी है, सपोर्टिव है। और यहाँ के जो दर्शक आ रखे हैं यहाँ पे देखने के लिए, मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें यहाँ पे, मतलब उस चीज़ को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहना चाहेंगे इसमें? वही है, अब अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखे तो अच्छा ही है। पर विकासनगर अंतर्गत पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरवर्डपुर में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत सहित शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपद स्तरीय देहरादून जिले के पीएम श्री योजना में चयनित 17 प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिन्होंने भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, क्रिएटिव आर्ट क्राफ्ट प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता आदि विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार रखे। बता दें कि जनपद स्तरीय इस प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शिरकत करने का मौका मिलेगा, जहां से चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। भाषण प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज राजपुर प्रथम, राजकीय हरवर्डपुर द्वितीय रही। खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई प्रथम, राजकीय इंटर कॉलेज कालसी द्वितीय रही। देखिए, पीएम श्री भारत सरकार का एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और भारत सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसे विद्यालयों को जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो उनको बना रही है। उसी के तहत पीएम श्री विद्यालय भी जो है हमारे देहरादून में भी जो है वो पीएम श्री विद्यालय बने हैं और जितने विद्यालय भी पीएम श्री बने हैं उनकी यहाँ पर आज जो है प्रतियोगिताएं हो रही है। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे जीआईसी हरवर्डपुर जो कि एक पीएम श्री विद्यालय है और यहाँ पे विभिन्न हमारे जनपद से लगभग 17, ये प्रॉपर 17 ही स्कूल हैं। 3 हमारे प्राथमिक स्कूल हैं जैसे पीएम श्री नामित है और 14 हमारे माध्यमिक स्कूल हैं। तो सारी 17 के 17 स्कूल आज प्रतिभाग कर रहे हैं और 4 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो इसमें सांस्कृतिक भी है और बच्चों द्वारा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। और क्योंकि ये जैसे कि सर ने भी बताया भी कि जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है और तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ये एक तरह के एग्जाम्पल सेट होंगे, रोल मॉडल। पीएम श्री के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में संपूर्ण जनपद के पीएम श्री स्कूलों की ये पहली प्रतियोगिता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित है। इस प्रतियोगिता में कुल 17 विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 14 विद्यालय माध्यमिक के हैं और 3 विद्यालय हमारी प्राइमरी स्तर के हैं। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और जो मेरे दूसरे पीएम श्री स्कूल के साथी हैं मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला और मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, खेल कूद, वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता। इससे हमारी जो नॉलेज है वो भी बढ़ रही है और इसी के साथ साथ अगर हम खेल कूद में या ज्ञान की चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम नशे और जो दुर्व्यवहार है उनसे भी दूर रहेंगे। कौन चीज़ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं जैसे आर्ट्स में, क्राफ्टिंग में और डॉक्टर साइड डिस्कवर और यहाँ पे ना गेम्स के बारे में बताया जा रहा है। ये स्कूल हमारा ये पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज है और यहाँ पे जो सारा व्यवस्था की है ये सब हमारे सब मिलकर हमारे स्कूल के अध्यापक भी है और जो प्रिंसिपल है उन सब ने बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल को छोड़ा गया है इसके लिए, अपने कार्य के लिए और
जैसे वो कहते हैं ना कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए हमारे सरकार है नोटिस आ रही है कि हम सब इस तरह से अपना बच्चों का ध्यान एक्टिव करें, उसकी तरफ पढ़ाई के साथ साथ खेलों भी करें, बहुत अच्छा लगता है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बुधवार को खेल मैदान में निर्माणाधीन वॉलीबॉल छात्रावास और बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणादायी को गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। क्रीड़ा अधिकारी को निर्माण कार्य का सही से निरीक्षण करने के बाद ही हैंडओवर लेने के निर्देश दिए। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि जिला योजना से 2.7 करोड़ की लागत से वॉलीबॉल छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 20 छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लेंगे शपथ। समारोह में सीएम धामी रहेंगे मौजूद। दोपहर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लेंगे हिस्सा। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव। कांग्रेस विधायक ने किया जीत का दावा, कहा बाबा केदारनाथ का जरूर मिलेगा आशीर्वाद। मसूरी में गिरासू भवनों पर चलेगा प्रशासन का पीला पंजा। 19 भवनों को किया जाएगा ध्वस्त। नगर पालिका ने 7 दिन पहले नोटिस देकर दिए थे निर्देश। मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग तेज। देहरादून में 24 अक्टूबर को यूकेडी निकालेगा तांडव रैली। क्षेत्रीय संगठन भी सरकार को चेताने के लिए होंगे शामिल। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।